बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एएम एट 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। आज काफ़ी हलचल सी सियासत में मची हुई है पाकिस्तान की, और कल ही हम अभी बात कर रहे थे कुछ सिंध के हवाले से, कुछ PMLN के हवाले से, और आज बहुत एक बड़ी खबर जो मेरे ख्याल में आप जान चुके होंगे, हेडलाइंस में भी आप सुन रहे थे। PMLN दोबारा से मुतहरिक होने को तैयार है, और ना सिर्फ खुद मुतहरिक होने को तैयार है बल्कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब आपस में दोनों ने बात की है, और इस बात पे ये एग्रीमेंट हो गया है कि जी PDM को हम दोबारा से जिंदा करने वाले हैं, और PDM का इजलास कल लाहौर में होने वाला है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल मेरे ख्याल में उसकी सदारत करेंगे। उससे कबल शहबाज शरीफ साहब को एक और ड्यूटी भी दी गई है, और नवाज शरीफ साहब ने जो ड्यूटी दी है वो ये कि जी एक तो उनको फिलहाल कायद मुकर्रर कर दिया गया है, ये जो अदम एतमाद तहरीक अगर लाई जाती है PTI के अगेंस्ट, या इसके साथ साथ अगर कुछ और सिलसिला बनता है, PDM दोबारा से कुछ धरने वगैरह देती है, जो भी सिलसिला रहेगा उसमें शहबाज शरीफ साहब को इख्तियार दिया गया है कि वो इख्तियारात मतलब इस्तेमाल करेंगे और तमाम पार्टी लीडरान को भी जमा करेंगे। अब PMLN के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही थी, और वो खबर क्या थी? खबर यह थी कि PMLN के बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं पंजाब के अंदर, खास तौर पे जिस तरह बलूचिस्तान में बहुत सारे इलेक्टेबल्स, कादिर साहब जिस तरह, और दीगर 18 तकरीबन उम्मीदवार हैं जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है पीपल्स पार्टी में। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब भी 1 महीना जून में लाहौर में रहकर आए हैं, तो यकीनी तौर पे आसिफ जरदारी साहब पहले भी मशहूर हैं जी कि वो जब भी जाते हैं तो मफाहमत की सियासत करना जानते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करना जानते हैं, रिलेशंस बनाना जानते हैं। अब PMLN को लगा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे PMLN के हवाले से, बहुत सारे लीडर्स जानना चाह रहे थे कि 2023 में हम कहां खड़े हैं, हमारा इलेक्शन किस तरह होगा, क्या होगा। बहुत सारे सवाल उठने लग गए थे PMLN के अंदर, जिसको कंट्रोल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को ड्यूटी दी गई है कि आप जरा तमाम इलेक्टेबल्स को भी कंट्रोल में रखें और उनकी भी फिक्र करें, उनसे बात करें। तो कल जो इजलास मुतवक्के है, जो कि होने वाला है, उससे कबल जो है शहबाज शरीफ साहब अपने पार्टी लीडरान से भी मिलेंगे और उनको यकीन दहानी करवाएंगे कि हम बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन में हैं, कोई मसला नहीं है, ऑल इज वेल एंड शहबाज शरीफ इज बैक एक्चुअली, एंड दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। अच्छा जी, इसी के साथ साथ पीपल्स, मुझे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं जरा टॉपिक आपको क्लियर कर दूं। उसके बाद जी पीपल्स पार्टी की तरफ अगर हम देखें तो अचानक से पीपल्स पार्टी ने भी फुर्ती दिखाई है। इमरान खान साहब ने जो टारगेटिंग शुरू की थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, हम सिंध ले लेंगे, हम हरा देंगे, सिंध में कुछ नहीं हो रहा, उसके बदले में क्या हुआ है जी कि अचानक से हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर एक बड़े एक्टिव रिएक्शन नजर आया पीपल्स पार्टी का, और बहुत सारे लीडर्स ने ज्वाइन की है पीपल्स पार्टी PMLN छोड़कर, जो पहले छोड़ चुके थे। इसी के साथ साथ अब दोबारा क्या हो रहा है जी कि लाहौर के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने कहा आसिफ जरदारी साहब वहां जा चुके, तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसका असर कब मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी जाती राय कह रही है कि PMLN को इस बात का खतरा हो चुका है कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स जिनको 2023 का इलेक्शन अच्छा नहीं नजर आ रहा PMLN का, हो सकता है वो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब की अपनी खलिश की वजह भी हो सकती है, उस वजह से शायद वो पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी को ना ज्वाइन कर लें या कहीं और ना चले जाएं, क्योंकि सवालात उठने लगे। तो आज का मौजू बहुत अहम है, कल क्या होने वाला है वो तो हम कल उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तक की क्या सूरत हाल है ये मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से जानूंगा। सबसे पहले मैं ज्वाइन किया नादिर नबील गबोल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, नादिर नबील गबोल साहब। जी वालेकुम सलाम सर बहुत बहुत जी आवाज आ रही, बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आप हमारे साथ हैं। आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई करेंगे। बाजवा साहब कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। मुजाहिद बरवली साहब भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, मुझे बताया जा रहा है, उनको कनेक्ट किया जा रहा है, और अहमद जवाद साहब भी पीपल्स PTI से हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले बाजवा साहब आपकी तरफ आऊंगा, बिकॉज मौजू आज का आपसे बहुत लिंक करते हैं, उसके बाद नादिर भाई भी हमारे साथ, उनके भी मैं रिव्यू लूंगा इस पे। सर PDM दोबारा से आप एक्टिव करने जा रहे हैं, क्या वजूहात थी कि आपको लग रहा था कि यही वो वक्त है कि PDM को दोबारा एक्टिव करना पड़ेगा? दूसरा, पार्टी कयादत इस पूरे सूरत हाल के लिए जो कयादत सौंपी गई है वो शहबाज शरीफ साहब को सौंपी गई है, मरियम नवाज साहिबा को नहीं सौंपी गई है। इन दो सवालों के ऊपर जरा पहले अपना इजहार राय कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। तो बात यह है कि पहली बात यह है कि आपने कहा कि PDM जो है वो एक्टिव होने जा रही है, और दूसरी नवाज के शहबाज साहब को क्यों और मरियम को क्यों नहीं, ठीक है जी। अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त
नेशनल असेंबली में हाँ, हस्बे इख्तलाफ का किरदार अदा कर रही है। ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हाँ, वो बड़ी जमात है हस्बे इख्तलाफ में नेशनल असेंबली में, ठीक है। और उनकी गवर्नमेंट भी है सिंध में। हम्म, पीडीएम की तहरीक को मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये इसको पीडीएम का जो वजूद है वो मर्द वजूद में तहरक किया गया, और हाँ, ये एक पीडीएम बन गई, हाँ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ठीक हो गया। अब इख्तलाफात होते हैं, चूंकि हाँ, ये जमहूरी अमल है ठीक है। और इख्तलाफात पैदा हो गए, कुछ और पीपल्स पार्टी अलग हो गई। पीपल्स पार्टी लागू ठीक हो गया। आपके सामने है हाँ, कि वो सेनेट में क्या हुआ, और हाँ, उससे पहले जो मामला थे, हाँ, मुख्तलिफ हर शख्स की राय हो सकती है, हम्म, पार्टी लीडरशिप की राय अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एन और मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप, ये सब लोग हस्बे इख्तलाफ में है और हस्बे इख्तलाफ में ही रहेंगे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो इख्तलाफ ये था कि रेजिग्नेशन की बात जो थी उस पर इख्तलाफ आया था, अच्छा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ ये था कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं ठीक है। पीएम के खिलाफ, हाँ, तो हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है। ठीक हो गया। आज तो बिलावल साहब ने कहा है जी, आज तो उन्होंने क्या कहा कहा है सर? आज बिलावल साहब ने कहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक चलाई जाएगी तो पहले बुजदार साहब के खिलाफ चलाएं, हम साथ हैं, फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ चलाएं तो हुकूमत गिर जाएगी, चली जाएगी, लेकिन पहले आप बुजदार से स्टार्ट करें, ये कहा गया आज बिलावल साहब के। अगर ये बात भी हो, हाँ, अभी मेरे दोस्त बैठे होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जी से, जी, नादिर भाई हमारे साथ। उनका मौकफ भी यकीनन आ जाएगा। हाँ, मेरा आपसे और अपने दोस्त से ये क्वेश्चन होगा जी जी, कि एक जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम। एक सेकंड, अहमद जवाद साहब सर आप भी प्लीज शो में ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। जी बाजवा साहब आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अहमद जवाद साहब भी आ गए पीएमएल क्यू है जी, उसके पास चंद सीटें हैं, ठीक है, और 6 है या 7 है, ठीक है, और 6 सीटें हैं पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। ठीक है। क्या ये मुमकिन है हाँ, कि अगर हम वहां पे तहरीके अदम एतमाद लाएं, हाँ, अगर काफ लीग हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो क्या काफ लीग इस बात को मानने को तैयार है कि वो इक्तदार जो है वो पीएमएलएन को दे देंगे, या 6 सीटें रखने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो इक्तदार दे देंगे? अच्छा, ये बादियों नजर में अच्छा, ये नामुमकिन नामुमकिन है। ठीक हो गया। ठीक है जी। ठीक इस हो गया। वजह से हाँ, इस वजह से हम ये समझते हैं कि बुजदार के खिलाफ और मरकजी गवर्नमेंट में पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा फे और दीगर जमातें जो हैं, अगर वो मिल भी जाएं, इकट्ठी भी हो जाएं, वोट इकट्ठे कर लें, तो फिर भी हमारे नंबर्स आपके पूरे नहीं है। चले मैं इस पे वापस आता हूं। नादिर भाई जी, आज बिलावल साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने भी काफी सारी बातें कही हैं। मैं पहले आपसे एक पॉइंट ले लूं, उन्होंने ये जो जिक्र किया कि पहले बुजदार साहब के खिलाफ तहरीक लाते हैं, पहले ऐसा कर लें, उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ ले आएंगे। प्लीज चेक कीजिएगा, मेरी आवाज नादिर साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, अब आप सुन सकते हैं मुझे नादिर साहब? हेलो नादिर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज ऑडियो चेक कीजिएगा जी, प्लीज नादिर साहब को दोबारा कनेक्ट करें। मैं जब तक अहमद जवाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बाजवा साहब प्लीज सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। हमने दोबारा कोशिश की है कि कनेक्ट करें अपने मेहमानों को। मुझे सर ये बताइएगा कि ये आपकी तरफ से एक और ये जो शहबाज शरीफ को क़यादत देने का मैंने एक दूसरा सवाल किया था, उसके ऊपर अभी तक आपने इज़हार ख्याल नहीं किया। अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब है, ठीक है, और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो जो इखलाकी लिहाज है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सारे मामला है, जी जी, ठीक हो गया। नादिर भाई वापस आ गए। कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, वो या तो शहबाज शरीफ के पास पहले लीडरशिप थी, आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेसिडेंट है और
वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, आपने पॉइंट क्लियर हाँ, कर दिया, ठीक है। चले मैं इस पे वापस आता हूं, एक सवाल और मेरे पास है। जी जी नादिर भाई, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, आ रही है आवाज। चले जबरदस्त। नादिर भाई मुझे बताइएगा कि ये बिलावल साहब ने आज कहा है कि पहले बुजदार साहब के खिलाफ तहरीक लेकर आते हैं जो कि पंजाब के सीएम है, उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ लेकर आएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। ये कैसे देख रहे हैं आप, ये क्या पॉलिसी है, जरा इसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, इसकी पॉलिसी जाहिर सी बात ये है कि इमरान खान साहब का इस वक्त जो कैश का है, जो मनी बैंक है, वो इस वक्त पंजाब हुकूमत है। ठीक है। पंजाब हुकूमत की आड़ में इन्होंने काफी सारे लोगों को अपने साथ रखा हुआ है, इंक्लूडिंग काफ लीग और इनके जो काफी सारे एमपीएज हैं और रीजनल लीडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत की वजह से इनका सपोर्ट करें। एक दफा पंजाब हुकूमत इनके हाथ से निकल जाए तो वफाक भी इनके हाथ से निकल जाएगा। और वैसे ही बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हैं गुलजार साहब, और कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक लेकिन इमरान करता। खान और साहब को बड़े पसंद है, ये मैं पूछूंगा अहमद भाई से कि वो क्या उनको वजह क्या बिल्कुल है। जितने भी पसंद हो, मगर रियलिटी है कि वो है बहुत अनपॉपुलर इस वक्त। ठीक है। तो उनको गिराना बहुत आसान है, और एक दफा जब उनकी ये बड़ी कुर्सी गिर जाए, मतलब, और उनका एक बड़ा जो एक एसेट असासा है उनका पंजाब हुकूमत, वो हट जाए, तो इनकी वफाक की लेकिन सर हुकूमत नंबर्स पूरे नहीं है ना आपके असेंबली में, एक तो जो 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 कानूनी तरीका आप इख्तियार करेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो क्या धरने देंगे, कुछ ऐसा भी सिलसिला हो सकता है आगे? देखिए, वो तो बैठ के डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी खुद तो अकेले नहीं कर सकती पंजाब। पीडीएम का साथ देंगे आप? पीडीएम में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, पॉसिबल है? बिलावल साहब की बातों से कुछ तो इशारा मिला है आज। हम अलहदा सिर्फ इस वजह से हुए जी। थे क्योंकि उन्होंने हमें बेसिकली शो कॉज नोटिस दिया था जी, और बिल्कुल दिखाना चाहा था कि वो हमसे शायद बालातर है और हम कमतर है। तो अगर ऑब्वियसली एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट दोबारा से क्रिएट हो जाए तो उनके साथ दोबारा हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि देखें, गोल उस वक्त भी एक ही था, वो ये था कि हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है बाय गेटिंग रिड ऑफ दिस पपेट सिलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके। तो उस गोल के लिए दोबारा भी बिल्कुल लेकिन मिल भी कुछ सकते हैं। शराइत आपकी तरफ से और भी रखी गई थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आकर खुद जरा लीड करें, ये भी एक शर्त रखी गई थी आपकी तरफ से, तो क्या नवाज शरीफ साहब देखिए, रहे फिर बाहर ही वो चल वो जाएगी? हमने शर्त तो खैर नहीं रखी थी। वो एक ये नई थी पॉइंट कि आया था हमने आपकी एक सजेस्ट किया था हमने कि हाँ। अगर वो आ जाए तो आ उनकी जाए तो, मूवमेंट को हाँ। उनकी मूवमेंट को थोड़ा, मतलब, हवा और अच्छी मिल जाएगी। हाँ। मगर उनकी मर्जी है, अगर वो नहीं आना चाहते हैं। और अच्छा, अगर फिर जो उनके इस्तीफे उनकी देने जो की बात हेल्थ की है, गई थी फजलुर रहमान साहब की तरफ से, उस पे भी कुछ एतराज था, तो उसका क्या सिलसिला होगा? देखें, इस्तीफे पे भी अगेन हमने यही बोला था ना, अगर हम इस्तीफे देके अगर हम घर बैठ जाएंगे तो फिर उससे तो इमरान खान को 2 साल क्लीन मिल जाएंगे, क्लीन ठीक है। स्वीप मिल जाएगा उनको, आराम से वो अपना हुकूमत चला लेंगे बाई इलेक्शन करा के। हाँ। तो अभी वैसे ही 2023 में इतना टाइम नहीं रहता, अगर उससे पहले हुकूमत हम नहीं भी गिरा सकते हैं तो 2 साल बेहतर है, वेट कर लें, घर बैठने से अच्छा है। हाँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो नहीं भी गिरा सकते तो ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे जाननी है कि हमने देखा कि बहुत सारे लीडर्स आपके जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, बलूचिस्तान के अंदर में देखा कादिर बलोच साहब और बहुत सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया है, फिर पंजाब के अंदर जरदारी साहब रहे हैं 1 महीना जून के अंदर, तो क्या देख रहे हैं आप? बहुत सारे लीडर्स तो ज्वाइन कर चुके ऑलरेडी, फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की सियासत पंजाब और बलूचिस्तान के हवाले से? लेकिन बलूचिस्तान में तो ये बहुत बड़े दोनों बहुत बड़े नाम। पॉलिटिशियंस हैं, और जहरी साहब एक ट्राइबल हेड हैं और कादिर बलोच साहब एक माजी में एक गवर्नर रह चुके हैं, एक सीएम रह चुके हैं। जी, एग्जैक्टली, मतलब बहुत बड़े नाम है। तो ये एक बहुत बड़ा एक बूस्ट है पीपल्स पार्टी को, और इनको देखे देखे इंशाल्लाह बहुत सारे और ऐसे हैं लीडर्स बलूचिस्तान से जो सोच रहे थे या टॉक्स में थे, हमारे से बातचीत कर रहे थे, तो उनको थोड़ी सी और तसल्ली मिल जाएगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में अच्छे खासे और बड़े बड़े लीडर्स पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी join ने करेंगे। सोच लिया है कि पंजाब में दोबारा एंट्री करनी है, पंजाब में दोबारा अपनी जगह बनानी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब को आप लोगों ने फोकस कर लिया है सिंध के साथ जी, साथ। वो तो जरदारी साहब जब इतने दिन वहाँ रहे थे और जी, काफी जी। से भी मुलाकात की थी, और वड़ाइच साहब से भी, सॉरी, भट्टू साहब से जो भी उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया। तो ऑब्वियसली पंजाब पे फोकस तो हमेशा से रहा है, और आपको जिस तरह पता है पीपल्स पार्टी के जो बुनियाद भी रखी गई थी वो लाहौर से ही जी पंजाब जी की जी रखी गई बिल्कुल थी। ऐसे ही भुट्टो साहब। तो ऐसा तो नहीं है कि हम पंजाब को हमने अधूरा छोड़ दिया या फोकस नहीं करे, फोकस हमेशा कर रहे हैं। ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में थोड़ी सी हमारी पार्टी के इतनी मतलब पावर रिजल्ट शो नहीं कर सकी थी पंजाब से, और हम होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म करें पंजाब से। ठीक हो गया, चलें मैं आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये एक और
बिलावल साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के हेड भी हैं और पीडीएम में हो सकता है ज्वाइन करें ना करें, आप पहले तो बताइएगा आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी आपको ज्वाइन करेगी? अहमद जवाद साहब आ गए? अच्छा मुझे बताइए प्लीज। अहमद साहब, सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। बाजवा साहब, पहले अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया, इनका भी मैं इज़हार ख्याल जरा करवा लें। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद बाजवा, सॉरी अहमद जवाद साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपने रहनुमाई करनी है पीटीआई की। सर इस वक्त क्या होने जा रहा है? अभी अचानक से कुछ यूं हुआ है कि पीडीएम दोबारा जिंदा होने वाली है। कश्मीरी इलेक्शंस आपने जीते, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला वहां पे, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मिलना ही था, वो तो लिखा हुआ था कि जो हुकूमत में होता है उसको मिल जाती वहां की हुकूमत, आजाद कश्मीर की भी। लेकिन इमरान खान साहब के अगेंस्ट अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है या दोबारा धरनों का आगाज होता है, पीडीएम दोबारा मुतहरिक हो रही है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या पॉलिसी होगी पीटीआई के हवाले से? सर हाँ, देखें, पहला आपका सवाल का हिस्सा ये है कि पीडीएम के मुर्दा जिस्म में दोबारा से कोई जान आने वाली है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और एक उम्मीद कह लें या एक स्पेकुलेशन कह लें, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो एक स्पेकुलेशन के ऊपर, एक हाइपोथेसिस के ऊपर हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। देखें, हमें थोड़ा सा, अगर पीडीएम कभी दोबारा अगर मैदान में आए तो पहले तो ये तो देख लें कि पिछले तकरीबन 1.5 साल में या 1 साल में इस पीडीएम की क्या कारकर्दगी रही है। अच्छा, ये तो एक ऐसा 11 जमातों का मजमुआ बना जिनका एक वाहिद ऑब्जेक्टिव था कि पीटीआई की हुकूमत को गिराना है। और वो हर महीने एक टाइमलाइन दी जाती थी पीटीआई की हुकूमत के गिरने की। वो टाइमलाइन तो ना आई। पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में इन्होंने जलसे जुलूस भी कर लिए और आखिर में अवाम को भी ये निकालने में नाकाम हो गए। इनका नैरेटिव जो है वो गालबन ये सेल नहीं कर सके अवाम को, या अवाम को वो नैरेटिव क्लिक नहीं किया। और उसके बाद पीडीएम के अंदर टूट फूट शुरू हो गई और 2 पार्टी उसको छोड़ के चली गई, मेजर पार्टी। सर वो दोबारा अगर मिल जाते हैं तो भी टफ टाइम नहीं दे पाएंगे? देखें, जब मैं ही समझता हूं कि वो एक मुश्किल वक्त था। एक तो कोविड की वजह से पाकिस्तान अंडर प्रेशर था, पीटीआई की गवर्नमेंट भी अंडर प्रेशर थी। इकोनॉमिक महाज के ऊपर हम अपनी स्ट्रगल कर रहे थे। एक वो तो अभी भी कर रहे हैं, सूरत हाल अभी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है ज्यादा। जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसी ही है जी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वो एक पीडीएम का एक आप कह लें कि जो बेस्ट शॉट हो सकता था, वो टाइम था कि उसमें अगर वो कुछ कर सकते, लेकिन जाहिर है कि वो जान नहीं थी उनके नैरेटिव में, वो क्लिक नहीं कर सका। अब इस आज की सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबलाइज हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान जिसने 2018 में 9 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व से स्टार्ट किया था, तो आज तकरीबन 25 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट सतह पे कहाँ ये जा रहा है कि वो सब कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा सा कुछ बेनिफिट हमें मिला है, क्योंकि कुछ जो साथ की इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मलेशिया है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे इंडिया है, इनकी इंडस्ट्रीज काफी हद तक उनको नुकसान पहुंचा था, तो इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ बढ़ी हैं। वो वापस हो जाएगा, वो अगले साल दोबारा हम उसी हाल में आ जाएंगे, क्योंकि हम उसको स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं है हमारी कि वो हमेशा के लिए बिजनेस हमारे पास रह जाए। देखें, अब हमेशा की गारंटी जो है ना, वो तो मेरे पास भी नहीं है। और हम अगले साल बात कर सकते हैं उस पर कि अगले साल क्या होगा। बिल्कुल, हम तो आज की तारीख में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 साल है उसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर हो सकता है मेरे लिए बड़ा ब्राइट हो, लेकिन आप उसको हो सकता है पेसिमिस्टिक हो या कोई उसमें ऑप्टिमिस्टिक हो, वो तो एक अलग डिबेट है ना। मैं तो आज की तारीख में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उस ज्यादा जो है वो पॉजिटिव हैं। एक महंगाई का एलिमेंट है कि जिसके ऊपर ये जो 2 साल पीटीआई के रह गए हैं, इसमें पीटीआई का जाहिर फोकस जो है वो इसी चीज के ऊपर होगा कि महंगाई का जो जोर है उसको तोड़ा जाए और एक आम आदमी को जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इकोनॉमी का वो नीचे तक पहुंच सके। पीडीएम की तरफ वापस आते हुए मुझे अहमद साहब मुझे इजाजत दें, मैं अहमद साहब, आसिफ साहब से भी और नादिर साहब से भी ब्रेक है एक छोटा सा, बस ब्रेक के बाद फौरन हम गुफ्तगू को यहीं से आगाज करेंगे। मुजाहिद बरमली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनके भी हम तज्जिया लेंगे। नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। पीडीएम दोबारा से जिंदा हो रहा है कल। अब ये किस हद तक नुकसान पहुंचा पाएगा पीटीआई की साख को, उनकी हुकूमत को, क्योंकि बिलावल साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। मैं नादिर भाई सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। नादिर भाई जी बोलिए। नादिर भाई बताइएगा, ये बिलावल साहब ने एक चीज और आज जिक्र की, उसको जिक्र किया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। ये क्यों कहा गया होगा आपके ख्याल में? देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको करने के लिए मेंटली, और सियासत में होता भी ऐसे ही है कि आप उस तरह से वर्क करते हैं, उस तरह से काम करते हैं अपने हल्के में, जैसे इलेक्शन वाकई में कल भी हो सकता है सुबह। अच्छा। तो सिर्फ एक ये मोटिवेशन के लिए, और जाहिर सी बात है जब भी इलेक्शन हुए हमें तैयार होना चाहिए मेंटली, तो उस लिहाज से उन्होंने ये बात की। ठीक है। अच्छा, मैं आसिफ बाजवा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक और जो जिस मेरे ख्याल में एक दफा पहले भी हमने आपको मदद किया था, इस हवाले से बात हुई थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सियासत का तरीका कुछ मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ साहब मुफाहिमत को तरजीह देते हैं, ठीक है। अब ये पीडीएम में नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी चलेगी मुजाहिमत वाली, या शहबाज शरीफ साहब को जो इख्तियार दिया गया है कि मुफाहिमत करनी है? आप बताएं पीडीएम के साथ क्या होने वाला है, कौन सी पॉलिसी चलेगी? देखिए, मैं अर्ज करता हूं, क्या आज तक आप कोई ऐसा एक्ट बता सकते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब का जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के अगेंस्ट दिया? सर उन्होंने उन्होंने सलीम साफी साहब के सामने बैठकर कहा है कि उनकी सियासत थोड़ी मुख्तलिफ है, मेरी थोड़ी मुख्तलिफ है, मैं मुफाहिमत को तरजीह देता हूं। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं अर्ज करता हूं। दो बातें हैं जी। एक बात यह है जो आजकल जुबान ज़द आम है। कुछ लोग कहते हैं कि एक मुफाहमत की सियासत है और एक दूसरी मुजाहमत की सियासत है। नंबर 1। नंबर 2, इसी के साथ हमें इंटरलिंक करते हैं और ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया और है और शहबाज साहब का बयानिया और है। ठीक है। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं सर प्लीज। अंदर की बात यह है कि आसिफ बाजवा साहब की आवाज नहीं आ रही मुझ तक। जी सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ये बात करने जा रहा हूं जी। ये हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तमाम मामला को डिस्कशन की टेबल पे लाया जाता है और पूरी क़यादत बैठी है और मियां नवाज शरीफ साहब उसको जो है ना वो चेयर करते हैं। सर आपकी बहुत सारी क़यादत माजरत के साथ वो भी मंजर आम से गायब है। ख्वाजा आसिफ साहब, साद रफीक साहब नहीं पता कहाँ हैं। ये तो एक हफ्ते तक मीडिया पे ना है तो इनको शायद सुकून भी नहीं मिलता था। वो कहाँ है? मैं करता हूँ। हाँ जी, सुबह जो मीटिंग होने जा रही है ना, हाँ उसमें तो आएंगे, उसमें तो आ रहे हैं, उसमें तो आ रहे हैं। हाँ तो सर फिर गायब पे ना हुए। मैं यही तो कह रहा हूँ, इतना अरसा बीच में गायब रहे ना। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त उनको भी कोई खलिश। अच्छा नहीं देखिए, मैं रोजाना जाता हूँ 1-2 दिन छोड़ के 180 जो हमारा हेड ऑफिस है जी वहां पे जाता हूँ और वहां पे ये सब लोग वहां पे आते हैं। अच्छा सर, मैंने सिर्फ ये कहा मीडिया के मंजर आम से थोड़े गायब है। मैंने ये नहीं कहा कि पार्टी के तमाम मीटिंग से आप गायब होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गायब नहीं है, लेकिन वो अक्सर तौर पे सिर्फ एक ही बात है सर, कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे यकीन रखते हैं। इख्तलाफ राय हो सकता है। ठीक है, चले अब मेरा एक और छोटे से सवाल का जवाब देते हैं, फिर मैं अहमद जवाद साहब की तरफ जाऊंगा। छोटा सा सवाल ये है कि आपके अपने ही ये अफवाह कह लीजिए या खबर कह लीजिए, जो भी कुछ जराए से ये बात निकली है बाहर, पीएमएलएन के जराए से ही, बाखबर जराए से, कि बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया था कि पीएमएलएन की क्या प्लानिंग है 2023 के इलेक्शंस की, हम कहां खड़े हैं। अच्छा, यानी कि ये आपका उनको डाउट होने लग गया था। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब जो अलग अलग दिख रहे थे, लीडर्स मंजर आम से गायब हैं, तो वाकई उनको डाउट होने लग गया था। जिसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी ले सकती है। पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है इस वक्त लाहौर के लिए, पंजाब के लिए। जी देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो चीज किसी के अंदर होती है या जो कोई चीज लोग साजिश करते हैं या कुछ प्लानिंग होती है, वो ठीक है, अल्टीमेट आज तक कोई एमपीए या कोई एमएनए बताएं किसी ने पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला हो। सर मंजर आम पे तो किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन मैं तो अफवाह की बात कर रहा हूँ जो खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये रूमर्स है ना, ये बिल्कुल ये अच्छा चलें, रूमर्स हो गए, ठीक हो गए, रूमर्स है, मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल भी सदाकत नहीं है, सब खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं,
चलें जी, ठीक हो गया। 100% सेटिस्फाइड चलें, है। तो फिर अब मेरा अगला सवाल है, अब आप कह रहे हो 100% सेटिस्फाइड है, अब मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये स्पेशल टास्क क्यों दिया है कि पहले जरा तमाम लीडर्स को भी जमा कर लो अपने पार्टी के अंदर लीडर, क्यों? इसीलिए जब सब मुत्तहिद हैं, सब एक है, तो फिर जरूरत क्या थी बोलने की? सर मैं अर्ज करता हूं, वो इसीलिए कि जो लोग र्यूमर्स फैलाते हैं, अच्छा, जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं अफवाह साजी की, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने ये टास्क दिया कि सबको एक टेबल पे इकट्ठा करें और लोगों को बताएं कि वी आर ऑल टुगेदर। चलें, ठीक हो गया, आपने रूमर्स कह दिया। अहमद जवाब साहब जी, अहमद जवाब साहब, सर ये बिलावल साहब ने कहा है कि इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। अचानक से नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब दोबारा मंजर आम पे आ गए हैं, ये इलेक्शंस किसी भी वक्त हो सकते हैं। नादिर गबूल साहब ने कहा कि ये पार्टी के लीडर्स कहते रहते हैं अपने जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जमात के जितने भी अरकान हैं, लोग हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। आप इस जुमले को कैसे देखते हैं कि इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं? देखें, एक जमहूरी सिस्टम के अंदर हमारे मुल्क का जिस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके अंदर इलेक्शंस एक जो उसका वक्त है 5 साल का, उस पे इख्तिताम पे भी हो सकते हैं और उससे पहले भी हो सकते हैं। और ये कोई अचनबे की बात नहीं है, ये कोई ऐसी कोई अनहोनी नहीं है, ये बल्कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है वो, लेकिन जो मैंडेट हमें मिला हुआ है 5 साल का, हम चाहेंगे कि वो 5 साल का मैंडेट हम पूरा करें। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, PMLN ने पूरे किए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि वो अपनी कारकर्दगी को 5 साल की बुनियाद पे पेश कर सके। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क में कोई ऐसे हालात हैं कि जिसमें फौरी इलेक्शंस की जरूरत हो। और खास तौर पे इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो सिचुएशन है, खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से, अमेरिका का वहां से जो विड्रॉल है, उन हालात में तो हम इलेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें तो नेक्स्ट डोर एक बड़ा सख्त चैलेंज फेस हो रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि मुल्क के अंदर अब सूरत हाल, अगर हम कोविड के हवाले से भी देखें तो पाकिस्तान हैज डन मच बेटर इन द रीजन कंपेयर्ड टू एनी अदर कंट्री, और ग्लोबली भी। और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर माशाल्लाह से बेहतर हैं, टेक ऑफ कर रही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी अब मेरा रही है। सर, मेरा एक और छोटा सा सवाल इसी हवाले से, पीडीएम जो है वो उसका जो है वो खत्म हो चुका है, टूट के बाद उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी रीजन है कि जिसकी बुनियाद पे फौरी इंतखाब कराने की। ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे छोटा सा सवाल ये होगा कि सर बिलावल साहब ने एक और पॉइंट का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि विफाक की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कराची में एक ईंट का पैसा भी नहीं दिया गया, एक ईंट भी नहीं लगाई गई। जबकि पीटीआई से जब हम बात करते हैं तो वो तो कहते हैं जी कि इस वक्त जितना कराची में काम हो रहा है वो तो हमारे एमएनएस करवा रहे हैं, वो सारा पैसा तो हम दे रहे हैं। तो सर ये इस जुमले को कैसे देखते हैं आप बिलावल भुट्टो साहब के? देखें, बिलावल भुट्टो जाहिर है कि अभी सियासी पुख्तगी के अमल से गुजरेंगे, कुछ जिंदगी में कुछ स्ट्रगल करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पे वो पुख्तगी, उनमें सियासी पुख्तगी आएगी। देखें, ये बात बड़ी बचगाना सी बात है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ बचगाना सी बात है, क्योंकि एक सियासी जमात पाकिस्तान के एक सूबे में पिछले 13 साल से हुकूमत कर रही है। ठीक है। और 2010 में 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत को जो खुद मुख्तारी मिली है, उसके बाद एक सूबे की परफॉर्मेंस का तमाम इन्हिसार उस सूबे की हुकूमत पे है, वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। उन्होंने फेडरल का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि इमरान खान साहब कराची आए हैं फेडरल की तरफ से जो मंसूबे चल रहे हैं उनकी ब्रीफिंग लेने के लिए। देखें, कितने शर्म की बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो 13 साल से वहां पे हुकूमत में है,
और वहां पे आप लाड़काना में देखें तो एड्स के पेशेंट जो हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगर आप थर में देखें तो बच्चे मर रहे हैं। अगर आप कराची जैसे शहर को देखें, इन्होंने 13 सालों में उसका क्या हाल किया है। ना वहां पर पीने का पानी है, ना वहां पे रोड्स हैं, ना वहां पे सीवरेज है, ना वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, ना वहां पे कोई ट्रैफिक का निजाम है। उस शहर को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। सिंध के अंदर कोई एक शहर ऐसा नहीं कि ये 13 सालों में उसको एक मॉडल के तौर पे प्रेजेंट कर सकें। अपने शहर जिसमें जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लाड़काना जो है, ये उसको नहीं कोई एक मॉडल सिटी के तौर पे बना सके। जो पॉलिटिकल पार्टी 13 साल में एक सूबे की जो है वो कोई तब्दीली नहीं ला सकी, उसके पास ये क्या हक बनता है कि वो इमरान खान के विजिट के ऊपर उससे ये सवाल करे, ओ भाई तुम्हें सूबाई हुकूमत दी हुई है पिछले 13 साल से, तुम उसका जवाब दो। 10,000 अरब का बजट जो है पिछले 10 साल का जो है वो सिंध की हुकूमत को मिला है। उस 10,000 के बजट में से तकरीबन 4,000 अरब जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट बजट है। वो डेवलपमेंट किधर हुई है? ठीक है, क्या आप इस बात को आप जरा गौर करें कि 648 अरब रुपया जो है वो तो सिंध की हुकूमत ने पिछले 10 साल में वापस किया, वो स्पेंड ही नहीं कर सके। तो ये किस मुंह से जो है ये पूछ रहे हैं कि चलें, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर आपकी तरफ वापस आता हूं। मैं इसी हवाले से मैं बाजवा साहब आपकी तरफ आता हूं। पहले मैं जरा नादिर नबील कबूल साहब की तरफ एक छोटा सा मुद्दा लेकर चले जाऊं। नादिर साहब, बिलावल साहब ने यह कहा है कि पीटीआई की तरफ से कोई यहां पे काम नहीं हो रहा, एक ईंट भी नहीं लगाई गई, कोई पैसे नहीं दिए गए, जबकि पीटीआई की तरफ से कहा जाता है कि सिंध हुकूमत को इतना कुछ दिया गया। भी आप सुन रहे होंगे अहमद साहब ने जो कुछ भी किया। तो सर ये क्या कहेंगे इस हवाले से? ये टारगेट गेम, ये ब्लेम गेम, ये क्यों चलता रहता है सर सिंध और कराची के हवाले से? लेकिन फैक्ट ये है कि चाहे सिलेक्टेड हो या चाहे जो भी हो, मगर कराची से 14 सीटें इन्होंने जीते थे और खुद वजीर आज़म इमरान खान साहब ने एक सीट यहाँ से जीती थी। तो जो मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो बनती है पीटीआई की हुकूमत पे, क्योंकि देखिए कराची के अवाम ने एटलीस्ट ऑन पेपर इनके लिए वोट किया है। और दूसरी बात ये कि देखिए कराची जो है वो किसी और शहर की तरह नहीं है, वो मेट्रोपॉलिटन कैपिटल है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। यहाँ से जो पैसा कलेक्ट होता है टैक्स की मद में वो पूरे पाकिस्तान उसे एंजॉय करता है, खाता है। डायरेक्ट ही जाके वफाक हुकूमत में जाके डिपॉजिट होते हैं ये पैसे। तो इसकी जिम्मेदारी वफाक के ऊपर दोनों तरह से है, वोट के लिहाज से भी और क्योंकि यहाँ से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। और उन्होंने 10,000 अरब दिए हैं, कुछ नहीं लगा, ये क्या सिलसिला है सर? कौन से 10,000? सर ये बातें क्यों हो रही होती हैं? ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। कौन से 10,000 अरब रुपए दिए? अहमद साहब, कौन से 10,000 दिए कराची को? कौन सा बजट इन्होंने वादा किए थे? वो तो वफाक की तरफ से था ना सर, वो तो वफाक की तरफ से था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 1100 अरब जो इन्होंने कराची के लिए जो वादा किया था पहले वो तो दे। मेरे ख्याल में बजट का जिक्र कर रहे हैं, जो बजट में मुख्तस किए गए की गई अमाउंट, उस हवाले से जिक्र कर रहे हैं कि वो अमाउंट भी कहाँ लग रही है? वो अमाउंट पूरे सूबे की तनख्वाहें, अस्पताल, चाहे जिना अस्पताल हो, चाहे NCVT हो, चाहे दीगर इदारे हो हुकूमत के, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिंध पुलिस हो, पूरा सूबा चलाना होता है। क्या कोई एक चीज थोड़ी है जो 10,000 अरब रुपए जिसके ऊपर पूरा खर्च होएगा। और जो डेवलपमेंट का अलग से जो कह रहे हैं 4,000 रुपए मुख्तस किए गए थे, मेरे ख्याल में यही फिगर बताया, वो डेवलपमेंट का भी कह रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा। डेवलपमेंट की मद में हमने कराची से लेके ठट्टा का पूरा हाईवे हमने बनाया है। उसके अलावा माई बख्तावर एयरपोर्ट बनाया है थरपारकर के अंदर। उसके अलावा हम अभी नया एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो कि कोरंगी एक्सप्रेसवे कहलाता है। आपने देखा भी होगा, बिलावल साहब ने उसकी इफ्तिताह की है। तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर कराची से पूरा पाकिस्तान खा रहा है तो पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है जिसको सबसे ज्यादा यहाँ से वोट मिले हैं, तो वो क्यों नहीं खर्च कर रही? और इमरान खान साहब जब आप आज आए थे इतने सालों बाद, आपसे मिले भी नहीं? वो वजीर आला साहब से किसी से मुलाकात भी नहीं हुई सूबाई हुकूमत में? नहीं ना, उन्होंने किसी से नहीं मिले। वो सिर्फ आए, अपना एक स्पीच करके वो चले गए वापस। उनको चाहिए था यहाँ पे 4-5 दिन ठहरते, बल्कि दौरा करते कराची के दीगर कॉन्स्टिट्यूंसीज का जहाँ से पीटीआई जीती है, बल्कि जहाँ से वो इमरान खान साहब खुद जीते थे। उनको वहां जाना चाहिए था, वहाँ के लोगों से, वर्कर्स से मिलना चाहिए था कि पूछे भाई आप लोग के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये तो उनका क्या एक्सपेक्ट। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोट कर देता हूँ। कल अली राशिद भाई हमारे साथ पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने ये गिला भी किया और कहा कि हम पीपल्स पार्टी, मैं तर्जुमान के तौर पर एक बात यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आए, हमें बुलाएं, हम बैठे, हम बात करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते, वो बात नहीं करते, हम तो इंतजार करते रह जाते हैं। ये कुछ कहा था अली राशिद भाई ने। अहमद साहब, ये इमरान खान साहब आते हैं कराची तो मुलाकात क्यों नहीं करते हैं वज़ीर आला साहब से? जी बाजवा साहब, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, ये जरा मुद्दा क्लियर कर लूं। जी जी
अगर एक मुलाकात ही कर लेते सीएम साहब से। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आपको जो सवाल मैंने उठाया था कि हमारा पर्सपेक्टिव अगर सिंध के हवाले से अगर कोई होना चाहिए, ये सवालात इनकी शायद कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन जिस चीज की अहमियत है वो ये है कि सिंध के अंदर 13 साल से एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो हुकूमत कर रही है। ठीक है। और आपने मेरे सवाल को जो हमारे दूसरे भाई बैठे हैं उनसे पूछा, लेकिन शायद उनको तो इन स्टैट्स के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। मेरा जो सवाल था वो बड़ा सिंपल सा था कि पिछले 10 साल में आपको 10,000 अरब सिंध का बजट है। ठीक है। ये कोई पूरे 10 साल हवा में नहीं मैं बात कर रहा, ये वो बजट है जो सिंध को दिया गया, और उस बजट में तकरीबन कोई 2,000 अरब जो हैं प्लस सिर्फ डेवलपमेंट के लिए थे, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। आप मुझे बताएं कुछ प्रोजेक्ट तो गिनवाए अरब जो है वो पिछले 10 साल में वो कहां पे लगा है? उससे कराची की हालत क्या ऐसी होती है जो कि हमें आज नजर आ रही है, या सिंध की हालत ऐसी होती है 2,000 अरब लगने के बाद? मैं आपको साथ ये भी बता रहा हूं कि 648 अरब तो इन्होंने वापस कर दिए, इनसे स्पेंड ही नहीं कर सके उसको पिछले 10 साल में। आप ये जो 650 अरब आपने वापस किए या आप उसको स्पेंड नहीं कर सके, तो क्या सिंध के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई वहां पे जरूरियात नहीं है? क्या वहां पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन की जरूरत नहीं है आपको? क्या कराची के अवाम को पीने का पानी नहीं चाहिए? क्या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? आप ये 2,000 अरब किधर गए? क्या ये जो करप्शन के इल्जामात खुर्शीद शाह पे और डॉक्टर आसिम पे और जरदारी के अकाउंट्स में, क्या ये पैसे उधर चले गए हैं? देखें, सिंध के हवाले से अगर सवाल करना है तो पीपल्स पार्टी से ये सवाल होना चाहिए कि 13 साल में कराची को कहां से कहां ले गए, क्या हाल किया उसका कराची लेकिन का? उसके बावजूद एक चीज जो बड़ी हैरानकुन है अहमद साहब, एक चीज बड़ी हैरानकुन है, नादिर साहब इस बात से इत्तफाक करेंगे कि इलेक्शंस जितने भी हो रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी को अच्छे वोट्स मिल रहे हैं। यहाँ बल्दियात में भी, कराची में भी, जो बल्दिया में जो इलेक्शन हुआ था 249, उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, जीत गए। आजाद कश्मीर में भी दूसरे नंबर पर आए हैं, 11 सीट्स ले गए हैं, और वो भी 2011 के बाद से, हुकूमत भी नहीं थी उनकी वहां पर। पहले तो ये बेहतरी आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो आवाम देख रही होगी। देखें, पहले तो ये देख लें कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क में 2008 से लेकर 13 तक सबसे पहले नंबर पर थी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी। और उसके बाद उसका आप सवाल ये देखें कि पंजाब से फारिग हो गई, बलोचिस्तान में ना होने के बराबर, केपीके से फारिग हो गई, आजाद जम्मू कश्मीर, वो कह रहे हैं कि बीच में कुछ बुरा वक्त आया था, वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं। सुन ले, ठीक है, ये गिलगित बल्तिस्तान से फारिग हो गई, आजाद जम्मू कश्मीर से भी फारिग हो गई। ये वो जगह हैं जहां पे ये इलेक्शंस जीतते रहे हैं कई दहाइयों से। फिर उसके बाद सिंध पे आप आ जाएं, कराची से फारिग हो गई। फिर कराची के अंदर लियारी, जो के पिछले शायद 50 साल में पीपल्स पार्टी ने ये सीट नहीं आ रही थी, बिलावल भुट्टो हमारे एक वर्कर के सामने ये सीट हार चुके हुए हैं। अब अगर एक कराची का एक इलेक्शन जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने धांधली के इल्जामात लगाए हैं, जिसमें पीएमएलएन भी शामिल है, उसके ऊपर अगर ये नाच रहे हैं और डांस कर रहे हैं कि जी हमें दोबारा से कोई पॉपुलैरिटी मिल रही है। ठीक हो गया सर, वक्त प्रोग्राम में कम रह गया। मैं आसिफ बाजवा साहब की तरफ आऊंगा। बाजवा साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और मुझे ये जरा बताएं कि ये बुजदार साहब को टारगेट क्यों करते हैं? सब बुजदार साहब ने क्या कर दिया सर? इतने मासूम से इंसान है। मैं अर्ज करता हूं, पहले तो मैं, जो मेरे भाई बैठे हुए हैं ना जी, ये अहमद जवाद साहब जी, हाँ। तो मैं ना, एक रॉकेट साइंस की हमें तो ये समझ नहीं आ रही, अच्छा, कि ये जब बैठते हैं टीवी टॉक शोज पे तो वहां पे बैठ के कहते हैं कि जी हमारी ये मुस्बत जा रहे हैं, हाँ, और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। क्या डॉलर जो है 166 से 120 रुपए पे फिर आ गया है? हाँ। क्या पेट्रोल 122 रुपए से 75 रुपए पे आ गया है? हाँ। क्या आटा 70 रुपए से 35 रुपए पे आ गया है? क्या चीनी 120 से 55 रुपए पे आ गई है? क्या अद्वियात? सर महंगाई का तो वो मान रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, पहले जब उनसे मैंने पूछा उन्होंने कहा महंगाई तो हुई है, ये तो मैं मान रहा हूं। सर ये बात नहीं है, हाँ। सर ये बात नहीं है, हाँ। बात ये है कि वो कौन से इशारे हैं, हमें भी यार समझा दे, खुदा के लिए हमें भी समझा दे। हम फिर पहली जमात में दाखिल हो जाते हैं कि जिसमें ये कहते हैं कि इशारे बेहतर जा रहे हैं, अवाम बेरोजगारी से, महंगाई से मर रही है, लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म हो रही है, और ये कहते हैं इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ गई है, सर
अगर कोई चीज हाँ। 100 $100 की थी, हाँ। आज वो $165 की है। हाँ। आप ये बताएं कि क्या अगर वो चीज एक्सपोर्ट होगी तो $100 की बजाय वो $165 नहीं आएंगे? हाँ। तो क्या बात करते हैं ठीक है। ये अवाम को धोखा दे रहे हैं, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। ये आज भी कंटेनर के ऊपर खड़े हैं जो 2014 में खड़े थे, वहां के जो दावे किए थे, वहां पे जो लोगों को सबज बाग दिखाए थे, हाँ। एक भी वादा, एक भी दावा, ये 50 लाख नौकरियों का, 50 लाख घरों का। सर वो कहते हैं अभी तो सिर्फ 3 साल हुए हैं, अभी वक्त दें। अभी तो सिर्फ पिछली से क्या जमातों ने हुआ? बारियां अगर ये- ली हैं, अगर ये 1100 बारियां ली हैं, करोड़ अभी तो हमारा वक्त आया है। मैं इसलिए सर, जवाब ये दे रहा हूं, कहते वक्त थे बहुत कम 30 है। दिन में, मुझे ये सिर्फ कहते थे मैं 30 मुझे दिन में प्रोग्राम ठीक क्लोज कर करना देंगे। है। मुझे सिर्फ सर ये बता दें कि बुजदार साहब को टारगेट क्यों किया जाता है। बिलावल साहब ने भी टारगेट किया, आपकी तरफ से भी अक्सर बुजदार साहब के खिलाफ कोई ना कोई आता रहता है नहीं, सिलसिला। हमने तो टारगेट नहीं किया, हमने तो कोई टारगेट नहीं किया। बुजदार साहब की लेकिन शख्सियत जी एक डमी डमी। अच्छा ठीक है। जो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुला सका। हाँ। और पंजाब में जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, हाँ। तो उसको पीएम साहब आके होल्ड करते हैं। हाँ। और ये वही चीफ मिनिस्टर है जो अपने इलाके की तरफ जा रहा था, तो किसी एक बूढ़ी माई ने पूछा हाँ। कि बीबी, उन्होंने कहा कि ये कौन है भाई, आप कौन है? तो उनके जो साथी थे उसने कहा कि ये पंजाब का क्यों लगा हुआ है। ये लेवल है, ये चले ये तो अजराए मजाक। कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दे। हाँ, हाँ। बुजदार साहब की अहल चले जो है, इस पे कोई बता दे सर अवाम के लिए मुझे कौन सा प्रोग्राम मेगा वाइंड अप प्रोजेक्ट करना है। शुरू सर किया? मुझे प्रोग्राम वाइंड अप अवाम करना है। की- मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं। इस पे अभी देखते हैं, पीडीएम अभी दोबारा एक्टिव होती है। कल जिस तरह कहा है आपने कि बड़े एक्टिव हो जाएगी, नादिर भाई ने भी कहा कि अभी देखेंगे पीपल्स पार्टी क्या डिसाइड करती है, ज्वाइन करना है नहीं करना है। बिलावल साहब देखते हैं पार्टी रहनुमाओं की जो भी मशवरा होगा। उसके बाद अहमद जवाब साहब कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले भी ये सब कर चुके हैं, दोबारा वही करेंगे, हमें कोई हर्ट नहीं कर पाएंगे, हिट नहीं कर पाएंगे, कोई लॉस नहीं दे पाएंगे। तब ये जब कल होगा सिलसिला, तो उसके बाद देखते हैं क्या सिलसिला बनता है। फिर दोबारा आप तमाम साहिबान को मदू करूंगा, इंशाल्लाह दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला आगे रहेगा। थोड़ा नताइज आ जाते हैं ना 2-4 दिन में कि क्या सिलसिला रहेगा, तो फिर दोबारा इंशाल्लाह इस गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका, नादिर साहब, गबोल साहब, अहमद जवाद साहब, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। इंशाल्लाह नाज़रीन, इसको जैसी डेवलपमेंट मजीद होगी इसको आगे लेकर बढ़ेंगे, बात करेंगे। जो भी हो, मैं फिर वही बात करूंगा, पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम जो आम शहरी है उसके हक में बेहतर होना चाहिए। उसको ये पता है कि उसके घर कैसे चलना है, उसने घर जो कुछ चंद रुपए डेली दिहाड़ीदार तबका है उसने कमाया है, उसको घर कैसा अपना चलाना है, बच्चों की फीसेस, तमाम तर चीजें, उसको ये तमाम चीजें स्टैट्स फिगर्स नहीं पता। वो आसान सी चंद कुछ जुमले सुनना चाहता है, कुछ भला चाहता है अपने बच्चों का, अपने खानदान का, बस उसके ऊपर वो तमाम तर चीजें। दुआ है कि सब बेहतर हों। नाज़रीन, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होती है मुलाकात। आसिफ मलिक रियाज को दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।